मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट, स्टेट, मोटिवेशनल वीडियो और भी बहुत सारी अलग अलग जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से लाता रहता हूँ। तो अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को हो सके उतना अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब मेरे लिए एक मोटिवेशन होता है और भी तरह तरह के अलग अलग वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 3 हमने रैखिक सहसंबंध, ये हम रैखिक नियत संबंध हमने शुरू किया था, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए आता है। स्टैटिस्टिक्स में पार्ट 3 रैखिक नियत संबंध हमने शुरू किया था, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 मार्क्स का आता है और उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में हम अलग अलग फार्मूला सूत्र को सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ 1 या 1.5 मिनट में हमने पिछले वीडियो में थियरी के किन किन टॉपिकों को सीखा था वो पहले आपके साथ चर्चा कर लूं और कोशिश करूंगा कि उसका भी एक इमेज आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने दोस्तों रैखिक नियत संबंध, ये बोर्ड के एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है और उसका क्या फॉर्मेट है वो सीखा था। उसके बाद नियत संबंध का अर्थ, नियत संबंध का मॉडल, कार्य कारण चर, कार्य कारण चर क्या होता है उसका अर्थ, उसके उदाहरण। उसके बाद सापेक्ष चर, निरपेक्ष चर, कार्य कारण चर को ही सापेक्ष चर, निरपेक्ष चर भी कहते हैं, तो उसका भी हमने अर्थ और उदाहरण सीखा था। उसके बाद रैखिक नियत संबंध, जो हमारे पाठ का नाम है, उसका क्या अर्थ होता है, और सबसे लास्ट में नियत संबंध रेखा के अन्वयोजन की विधि। तो दोस्तों, नियत संबंध रेखा के अन्वयोजन की 2 विधि थी, विकीर्ण आकृति की विधि और न्यूनतम वर्ग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये 2 विधि होती है, इसमें से न्यूनतम वर्ग की विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है और उसी विधि से हम प्रश्न सीखने वाले हैं। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में दोस्तों देखा था, इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्या सीखने वाले हैं दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूला, सूत्र। तो सबसे पहले नियत संबंध रेखा के अन्वयोजन की जो 2 विधि थी उसमें से कौन सी विधि हमें सीखनी है, न्यूनतम वर्ग की विधि। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नियत संबंध रेखा की अन्वयोजन की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको लिखना है न्यूनतम वर्ग की विधि, जिसको कार्ल फ्रेडरिक गॉस, आप लिख लीजिएगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया है, CF गॉस आप शॉर्ट में कह सकते हैं। ऐसे तो नियत संबंध रेखा का ख्याल सर फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहले दिया था। नियत संबंध रेखा का जो ख्याल है, यानी सर्वप्रथम नियत संबंध रेखा के बारे में सर फ्रांसिस गाल्टन, जिसके आपके बुक में स्वाध्याय में सबसे लास्ट में उनकी फोटो भी छपी हुई है। सर फ्रांसिस गाल्टन ने नियत संबंध रेखा का ख्याल दिया था। लेकिन ये जो न्यूनतम वर्ग की विधि है, लीस्ट स्क्वायर मेथड्स, ये जो सूत्र है ये दिया हुआ है सर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, CF गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया हुआ है। तो इसके सूत्र के बारे में जानते हैं। तो नियत संबंध का रेखा क्या होता है पहले, तो नियत संबंध के अन्वयोजन रेखा जो होती है वो होती है y कैप। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, y कैप बराबर a प्लस bx, y कैप बराबर a प्लस bx, जिसमें x या आपको प्रश्न में दिया होगा, कई बार नहीं भी दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देना होगा तो प्रश्न में ही दिया होगा x। अब इस y कैप बराबर a प्लस bx में सबसे पहले आपको b निकालना होगा। इस b को क्या कहेंगे दोस्तों, तो इस b को कहते हैं नियत संबंधांक। क्या कहते हैं दोस्तों, नियत संबंधांक कहते हैं। a को कहते हैं अंतःखंड, a को कहते हैं दोस्तों अंतःखंड, और b को कहते हैं नियत संबंधांक। इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन लाइन, नियत संबंधांक, जिसको हम by(x) इसलिए कहते हैं कि y का x के प्रति, by(x) का मतलब होता है y का x के प्रति नियत संबंधांक, जिसे हम संकेत में b से दर्शाते हैं। तो उसके अलग अलग 3 सूत्र है दोस्तों, और आपके लिए खुशी की बात यह है कि वो जो सूत्र है वो कार्ल पियर्सन से जुड़े हुए ही सूत्र है। और आज मैं ये वीडियो इसलिए रख रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कल संडे है, कल मेरा कोई वीडियो, एजुकेशनल वीडियो कोई नहीं आएगा, तो कल आपके पास समय है इसको अच्छी तरह से याद करने का, थियरी के टॉपिक को, और इसको देखकर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से याद करिएगा और लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला है b बराबर समेशन, यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जैसे पहले वाले सूत्र में था कार्ल पियर्सन के, बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग। याद रखिएगा सिर्फ एक ही आएगा और वो भी बिना अंडर रूट, इस पार्ट में कहीं कोई अंडर रूट नहीं होगा। तो बटे में सिग्मा x माइनस एक्स बार का वर्ग। इसका उपयोग कब होता है, जब x बार और y बार पूर्णांक में हो, यानी आपकी आसान भाषा में कहे तो x बार और y बार पॉइंट में ना हो, पॉइंट में होता है तो उसे अपूर्णांक कहते हैं। तो पॉइंट में ना हो यानी कि पूर्णांक संख्या हो, जैसे 14, 15, 32, 46 ऐसा होगा x बार और y बार, तो हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 36.5, 14.5,
18.5, 16.25 ऐसा कुछ भी होगा, दोनों में से एक भी अगर पॉइंट में आएगा तो हम पहले विधि का उपयोग नहीं कर सकते। तो पहली जो विधि है सूत्र फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, b बराबर समेसन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार बटे में समेसन x माइनस एक्स बार का वर्ग, कब? जब x बार और y बार पॉइंट में ना हो अर्थात पूर्णांक में हो तब। दूसरा, ये और मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों अथवा, क्योंकि तीनों का सूत्र आपको एक ही सवाल में अप्लाई नहीं करना है, इन तीनों में से किसी एक का उपयोग करना है, जैसे आप पार्ट 2 में करते थे। तो अगर इसका उपयोग नहीं होगा तो इसका उपयोग हो सकता है। इसका उपयोग, इसका सूत्र क्या है? पहले b बराबर n समेसन एक्स वाई माइनस समेसन x इंटू समेसन वाई अपॉन n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का होल स्क्वायर, यानी n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे में n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। इसका उपयोग दोस्तों आप जानते ही हो पहले से कि जब x बार y बार पॉइंट में आएगा यानी अपूर्णांक में आएगा तभी भी कर सकते हैं, और संख्याएं लेकिन छोटी होनी चाहिए। खैर ऐसी कोई मर्यादा नहीं है कि कितनी छोटी, क्योंकि तब कैलकुलेटर नहीं था जब इस सूत्र का खोज हुआ था, लेकिन अब कैलकुलेटर है तो अब आपके लिए क्या छोटी और क्या बड़ी, आपके लिए अब सभी संख्याएं छोटी ही है, तो आप कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए लिखा हुआ है कि x बार y बार पॉइंट में हो, खैर नहीं भी होगा तभी भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, संख्या छोटी बड़ी हो तभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक मर्यादा के लिए ऐसा लिखा गया है समझाने के लिए। तीसरा, b बराबर यानी बी वाई एक्स बराबर n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी बटे में n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। ये कब? जब संख्याएं बड़ी हो तब। x बार y बार पॉइंट में आएगा तो भी कर सकते हैं और नहीं आएगा पॉइंट में तो भी कर सकते हैं। यानी कहने जाए आसान भाषा में कहूं तो सिर्फ एक पहला सूत्र है जिसकी एक मर्यादा है कि अगर x बार y बार पॉइंट में नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा तो हम पहले सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते, बाकी दूसरा और तीसरा सूत्र हम कभी भी उपयोग कर सकते हैं। और मेरी सलाह है कि आप हमेशा दूसरे सूत्र का उपयोग करें क्योंकि वो बहुत आसान है। इस चैप्टर में दोस्तों कितने स्टेप करने होंगे, कितने कॉलम बनेंगे, वो सब मैं आगे आगे वीडियो के माध्यम से आपको बताते जाऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके बाद दोस्तों बी निकलने के बाद हमें क्या चाहिए होगा? ए। ऐसे तो पहले ए है, लेकिन ए तभी निकलेगा जब तक बी नहीं निकलेगा, तब तक ए नहीं मिल सकता जब तक, इसलिए हमने पहले बी निकाला। ए का सूत्र होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो ये जो बी की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ रख देना है आपको, वाई बार एक्स बार आपको पहले से निकालना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। जब ए और बी मिल जाएगा तो इस रेखा में आपको मान रख देना है ए और बी का, और वो कहलाएगा आपका जैसे मान लीजिए ए का वैल्यू आया है 54 और बी का वैल्यू आया है 2.32, तो आपका वाई कैप कहलाएगा 54 प्लस 2.32x। इसमें 0 से भी 1 से भी ज़्यादा आ सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में प्लस में 1 से ज़्यादा कितना भी आ सकता है बी वाई एक्स। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल क्या बताया आपको कि मान लीजिए कि ए आया 54 हल करने पर और बी आया 2.32, तो आपको वाई कैप लिखना पड़ेगा 54 प्लस 2.32x, ऐसा लिखकर छोड़ देना होगा, ये कहलाएगा नियत संबंध रेखा। अब उसके बाद आपको x की वैल्यू दी हुई होगी तो वो रख देना है, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू दी है 10, तो आपको 54 प्लस 2.32 गुणे 10 यानी 23.2 हो जाएगा। 54 और 23.2 को आप जोड़ देंगे तो कुछ 77.2 ऐसा कुछ हो जाएगा वाई कैप। तो इस तरह से करना है। अब इस प्रश्न में, इस पाठ में कितने खाते बनेंगे? तो जितने खाते आपको पार्ट 2 में बनते थे हर विधि के, उतने ही खाते इस पाठ में बनेंगे। एक खाता हमेशा कम हुआ करेगा, एक जो कॉलम होगा, खाता यानी कॉलम, अभी अकाउंट पढ़ाते पढ़ाते अकाउंट की भाषा आ गई, कॉलम एक एक कम हो जाएंगे। जैसे पहले वाले सूत्र में पार्ट 2 में 5 कॉलम बनते थे, इस वाले चैप्टर में 4 कॉलम बनेंगे। कौन सा कॉलम नहीं बनेगा? तो y माइनस वाई बार का वर्ग वाला जो कॉलम है वो इस पार्ट में नहीं बनेगा। इसी तरह से सूत्र नंबर 2 में जो कॉलम थे, पार्ट 2 में 3 कॉलम थे और इस पार्ट में 2 ही कॉलम होंगे, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कॉलम नहीं बनेगा। यूवी में भी पार्ट 2 में 5 कॉलम थे, इस पार्ट में 4 कॉलम होंगे, यू वी यू वी और यू स्क्वायर, वी स्क्वायर का कॉलम नहीं बनेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है कि इस पार्ट में कॉलम एक कम हो जाएंगे। अब स्टेप कैसे, हमें कितने स्टेप में इस पार्ट के सवाल को करना है, और वो कंपलसरी 5 स्टेप है दोस्तों। हर सवाल में आपको 5 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सवाल लिखना है, सवाल लिखने के बाद पहला काम आपको पहले स्टेप में एक्स बार और वाई बार निकालना है। इस चैप्टर में एक्स बार वाई बार निकालना कंपलसरी है क्योंकि वो ए में काम आने वाला है, इसलिए सबसे पहला स्टेप, कंपलसरी स्टेप कि आपको एक्स बार और वाई बार निकालना है। कैसे निकालना है? तो एक्स के टोटल को आप कुल संख्या से भाग लगाएंगे तो एक्स बार, वाई के टोटल को आप कुल संख्या से भाग लगाएंगे तो वाई बार। तो याद रखिए दोस्तों, पहला स्टेप क्या करना है आपको? एक्स बार और वाई बार। ओके, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है? तो दूसरे स्टेप में आपको दोस्तों b यानी बी वाई एक्स निकालना है। इन तीनों में से किसी एक विधि का उपयोग करके आपको बी वाई एक्स निकालना है। किसका कब उपयोग होता है वो मैंने आपको बताया है, और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है अभी भी तो हमेशा आप दूसरे विधि का उपयोग कर सकते हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं है और ईजी भी है। तो जब भी आपको कोई दिक्कत लगे, कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप हमेशा दूसरे विधि का उपयोग कर सकते हैं।
यानी एक्स वाई वाले के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो पहला स्टेप एक्स बार और वाई बार निकालना है, दूसरे स्टेप में आपको बी वाई एक्स निकालना है किसी भी विधि से, 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में आपको दोस्तों ए निकालना है, ए बराबर होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार, 3 स्टेप हो गया दोस्तों। चौथे स्टेप में आपको ए और बी का मान रख देना है, जैसे मैंने आपको रखकर बताया था कि वाई कैप बराबर 54 प्लस 2.32 एक्स, तो चौथा स्टेप हो गया दोस्तों। और पांचवें स्टेप में अगर आपको प्रश्न में एक्स की वैल्यू दी है तो वो एक्स की वैल्यू रखकर आपको वाई कैप का मान प्राप्त कर लेना है। कभी कभी दोस्तों प्रश्न में आपको एरर फैक्टर, त्रुटि निकालने के लिए भी कहा होता है, तो उसका भी एक छोटा सा सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ई बराबर वाई माइनस वाई कैप। त्रुटि की परिभाषा क्या होती है, तो एक लाइन की ही है, मैं मौखिक बोल दे रहा हूँ, आप थोड़ा सुनकर लिख लीजिएगा। त्रुटि यानी क्या होता है, तो अवलोकित मूल्य और अपेक्षित मूल्य के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। y के अवलोकित मूल्य और अपेक्षित मूल्य के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, त्रुटि या दोष कहते हैं। अवलोकित मूल्य यानी जो पहले से दिया हुआ है प्रश्न में, निरपेक्ष चर x के लिए जो मूल्य पहले से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए x 5 है, उसके लिए पहले से सवाल में 12 दिया हुआ है, और हमने जब x बराबर 5 के लिए y कैप निकाला, y कैप को अपेक्षित मूल्य कहेंगे और y को अवलोकित मूल्य कहेंगे। जो पहले से प्रश्न में दिया होगा वो अवलोकित मूल्य y कहलाएगा, और जो हम निकालने वाले हैं वो अपेक्षित यानी अप्रॉक्स मूल्य y कैप कहलाएगा। तो मान लीजिए 5 के लिए पहले से 12 दिया और हमने निकाला है तो 11.6 आया, तो 12 में से 11.6 निकाल देंगे तो 0.4, ये आपका त्रुटि दोष कहलाएगा। तो ये भी एक सूत्र फॉर्मूला छोटा सा है, ई बराबर वाई माइनस वाई कैप, कभी कभी किसी प्रश्न में पूछा होता है। त्रुटि चर भी ज्ञात कीजिए, तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आपको सभी फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर हम सोमवार से 3.1 को स्टार्ट